हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल ओईजी टेक फोरम। आई एम प्रीतीश, योर होस्ट। एंड आज एक इंटरेस्टिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वो है मैगलेव। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी और क्या क्या सिस्टम्स उसमें यूज़ होते हैं और किस किस कंट्री में ये अभी करेंटली यूज़ में है एंड क्या उसकी प्रोज एंड कॉन्स है एंड फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्रीफ आइडिया ले लें कि एटलीस्ट से मैगलेव जो है वो है क्या चीज़ और क्या है ये एक्चुअली। उसकी अगर पूरी फॉर्म देखा जाए ना, फुल फॉर्म, तो ये बोला जाता है कि मैग्नेटिक लेविटेशन, लाइक मैगलेव इन शॉर्ट। तो मैग्नेटिक लेविटेशन प्रिंसिपल से ये चलती है। तो ये क्या है कि नॉर्मल ट्रेन जो हमारे चलते हैं वो क्या है कि ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन की व्हील्स हैं और ट्रैक के ऊपर चिपक कर चलते हैं एंड उसी को गाइड करके लाइक ट्रैक उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर व्हील्स प्रोपेल करते हैं एंड आगे चलते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक लेविटेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो व्हील्स का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब उस सटन हाई स्पीड में नहीं करते। कुछ मैगलेव में है जो लो स्पीड्स में व्हील का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऐसे है कि ट्रेन जो है वो ट्रैक से उठ के रहता है एट सर्टन क्लियरेंस, लाइक ए फ्लोटिंग काइंड ऑफ कंडीशन। ये टच में नहीं रहता एंड कोई ऐसे डेडिकेटेड ट्रैक या रेल्स एग्जैक्टली जैसे देखा जाता है हमारे नॉर्मल रेलवेज में, वैसे नहीं होता कि उसी के ऊपर व्हील पकड़ के चलता है। तो ये पूरा ऊपर रहता है एंड एक मैग्नेटिक फोर्स उसको प्रोपेल करता है। जो प्रपल्सन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और परमानेंट मैग्नेट के हेल्प से ही होता है। तो थोड़ा अगर अंदर जाएंगे कि कैसे मैग्नेटिक काम करता है, क्या होता है, वो तो आगे वीडियो के आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो मेनली ये जो यूज़ करता है वो 2 सेट्स ऑफ मैग्नेट यूज़ करते हैं, 2 या 3 सेट्स। नॉर्मली एक सेट ऑफ मैग्नेट यूज होता है टू लिफ्ट अप और द पुश द ट्रेन अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म और द ट्रैक और वट एवर द गाइड वे इज देयर, मतलब वहाँ से कैसे ट्रेन को उठाया जाए, लिफ्ट किया जाए, पुश किया जाए। तो और एक सेट ऑफ मैग्नेट्स यूज होते हैं जो कि गाइड करते हैं, जिसकी ट्रेन उठ तो गई, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी चले जाए, भाग जाए एंड ये हो जाए। तो उसके लिए कुछ गाइडिंग मैग्नेट्स लगे होते हैं जो गाइड वे है, मतलब जिसके ऊपर वो मैगलेव चलती है उसको गाइड वे बोलते हैं, वो पाथ को। तो उस गाइड वे में ही वो रहे और चले, उसके लिए साइड्स में गाइडिंग मैग्नेट्स भी लगे होते हैं। और एक सेट्स ऑफ मैग्नेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि उसको आगे प्रोपेल करे। सिर्फ ट्रेन उठ गया उतना तो सफिशिएंट नहीं है, ट्रेन चलना भी चाहिए, आगे प्रोपेल भी होना चाहिए। तो उस प्रोपल्सन के लिए यूज़ होती है मैग्नेटिक फोर्सेस। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि सेम मैग्नेटिक लाइक मैग्नेट्स और सेम प्रिंसिपल जो उसको लिफ्ट कर रही है वो ही यूज़ किया जाता है उसको प्रोपल्सन करने में भी, मतलब कॉमन चीज़ें दोनों काम करता है, ऐसा भी होता है, वो भी आगे जाके देखेंगे। तो ये जो उठ के रहती है इसके वजह से एडवांटेज क्या मिलता है कि जो फ्रिक्शन होता है, नॉर्मल फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेन व्हील्स एंड द ट्रैक, वो नहीं होता, कॉन्टैक्टलेस हो जाती है ट्रेन एंड वो फ्रिक्शन अवॉइड हो जाती है। तो फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत नेगलेक्ट हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है वहाँ का। और ये जो गाइड वे है वो मैग्नेटिक कंट्रोल्ड गाइड वे है, जो ट्रेन को हमेशा पकड़ के रखते हैं अपने पाथ में, वो मैग्नेटिक कंट्रोल्ड है। तो प्रेजेंटली अगर अब देखा जाए तो ये जो मैग्नेट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जितने सारे ट्रेन चलते हैं वो वर्ल्ड में इतने ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कंट्री उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया एंड साउथ कोरिया में भी है कुछ पार्ट। कुछ कंट्रीज़ में पहले चलते थे लेकिन अब अभी वो सिस्टम्स ऑब्सोलीट हो गए हैं तो नहीं चलते। तो चाइना में अगर देखा जाए तो ये सांघाई वाला जो मैगलेव है वो उसकी हाईएस्ट 430 और 31 kmph पे ऑपरेशन करता है, लाइक ऑपरेटिंग स्पीड उसकी इतनी हाई है। तो और ये जो 350 kmph ये तो सिर्फ 2 ही मिनट में पहुंच जाती है, मतलब उतना स्पीड रीच कर जाती है। अगर हम जापान के बारे में देखें तो वो उसका जो सेंट्रल जापानीज रेलवे कंपनी है वो ऑलरेडी 603 kmph का टारगेट रिकॉर्ड कर चुका है मैगलेव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। मतलब ये बेसिक आइडिया था कि हाउ द मैगलेव्स आर रनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड कौन कौन से कंट्रीज़ पे काम करते हैं। तो इससे अगर छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री में चले जाएं कि ये मतलब चालू कहाँ से हुआ, मैगलेव टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, चालू कहाँ से हुआ। तो बैक इन 1984 अगर आप देखें तो ये बर्मिंघम
यूके, वहाँ से पहला कमर्शियलाइज्ड मैगलेव चालू हुई थी, शुरू हुई थी वहाँ पे यूके में। तो ये सिस्टम लेकिन वहाँ का रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए थी, छोटा सा स्ट्रेच 600 मीटर का, एंड 42 के एमपीएच की मैक्सिमम स्पीड में ये तब चलता था। लेकिन 1995 में 11 साल के बाद इस सिस्टम को बंद कर दिया गया ड्यू टू सम रिलायबिलिटी इशूज़। तो ये सिस्टम वहीं तक ही थी। तो अगर हम ये देखें कि ये जो सिस्टम चली फास्ट कमर्शलाइज, मतलब किस प्रिंसिपल पे है, मेनली जो उसके अंदर यूज़ होती है मोटर, वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। तो उसको जो बोलते हैं वो लीनियर इंडक्शन मोटर बोलते हैं। इसी मोटर के प्रिंसिपल पे बहुत सारे मैगलेव टेक्नोलॉजी भी चलती है जो मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ये प्रोपेल करता है। तो ये जो इन्वेंट हुआ था बैक इन 1940s, तो एक लेथवेट करके एक लाइक इन्वेंटर हैं जो इसके साइंटिस्ट हैं, एरिक लेथवेट, वो एक ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो उन्होंने ये मोटर को लाइक इन्वेंट किया था, एंड इसी मोटर के प्रिंसिपल पे ही पूरा चलता है मैगलेव। ये बेसिकली ये मोटर होता क्या है कि नॉर्मल मोटर अगर आप देखेंगे इंडक्शन मोटर्स, तो उसमें स्टेटर एंड रोटर पार्ट रहता है जो कि एक टॉर्क आपको देता है एंड मोटर घूमता है। जब आप उसको पावर फीड करते हो तो उसमें मैग्नेटिक फोर्सेज जो जनरेट होते हैं वो स्टेटर एंड रोटर में अल्टर होकर वो उसमें टॉर्क पैदा करते हैं। लेकिन ये जो लीनियर वाला जो लीनियर इंडक्शन मोटर है उसमें टॉर्क नहीं चाहिए आपको एक लीनियर फोर्स चाहिए। तो आपको वो घुमाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको एक लीनियर प्रोपेल कराना है। तो उसमें जो स्टेटर एंड रोटर की कॉन्फ़िगरेशन उसको लीनियर रखना पड़ता है, जैसे कि वो अपनी मैग्नेटिक फोर्सेस इन्हें लीनियर वे काम करे एंड किसी चीज़ को पुश करे या आगे लेके जाए या लीनियर फोर्स पैदा करे। तो ये उस काइंड ऑफ मोटर्स हैं। तो बहुत सारे ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मैगलेव सिस्टम है उसके बहुत सारे पेटेंट्स डिफरेंट कंट्री के पास है। तो यूके भी है, उसमें जर्मनी भी है, यूएस भी है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत सारे पेटेंट हैं इस चीज़ को लेके। अभी तक तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि सिस्टम क्या है क्या नहीं। तो इसके अंदर अगर थोड़ा डिटेल में घुसने की कोशिश करें तो और भी बहुत सारे सिस्टम्स हो जाएगी, सिस्टम कैसे काम करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आगे बहुत सारे लाता रहूँगा और वो पहले आपके पास पहुँचना भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। तो आगे चलते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है मैगलेव पूरा सिस्टम है, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि मैगलेव जो है वो एक ट्रेन है। नहीं, इट नॉट ओनली द ट्रेन, ये एक पूरा कंपोजिट सिस्टम है। ट्रेन, गाइडवे, एसोसिएटेड चीज़ें, पूरा चीज़ें जो डिफाइन होती है जिसमें, वो सिस्टम है मैगलेव सिस्टम। क्योंकि सिर्फ ट्रेन को छोड़ देने से तो वो चलेगी नहीं इस मैगनेट टेक्नोलॉजी को। तो आपने अभी तक तो पता चल गया कि लीनियर इंडक्शन मोटर बेस पे ये चलती है। तो ये जो गाइड वे है ना जिसके ऊपर वो चलती है वो बहुत तरह के हो सकते हैं। लाइक इट कैन बी ए मोनोरेल, इट कैन बी विथ डुअल रेल्स, इट कैन बी लाइक ए टनल लाइक स्ट्रक्चर और ट्रेंच लाइक स्ट्रक्चर। तो किसी भी शेप का एंड किसी भी डिज़ाइन का ये गाइड वे हो सकता है जिसके ऊपर वो ट्रेन गाइडेड होकर चल रहा है। तो ये जो टोटल सिस्टम है वो दो तरह के मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। आपको परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो वो यूज़ करते हैं। बट सेम टाइम पे एक परमानेंट मैग्नेट जो है वो अंडर सर्कमस्टांसेस दे आर नॉट सेल्फ स्टेबल, क्योंकि वो ग्रेविटेशन भी काम कर रहा है, ग्रेविटी भी काम कर रहा है और वो मैग्नेटिक फोर्सेस भी हैं, तो सेल्फ स्टेबल किसी जगह पे नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए ही चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये बेसिकली मान लीजिए एक सिंपल शब्द में मैं अगर बोलना चाहूँ, मान लीजिए एक कॉयल है। अगर एक कॉयल में एक करंट दौड़ाता हूँ तो एक वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मोस्टली उसके सेंटर ऑफ द कॉइल में कंसंट्रेट हो जाता है। मान लीजिए मैं उसके अंदर एक फेरो लाइक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कुछ भी चीज़ें मैं अगर रख दूँ एक ये कोर जैसा, तो वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, प्रॉपर मैग्नेट जैसा। एंड उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ आप वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, एंड उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो सकती है। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का प्रिंसिपल है। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये दोनों यूज़ करते हैं फॉर प्रोपल्सन एंड लेविटेशन, बोथ दो एक्टिविटी के लिए। एंड कुछ मैग्लेव सिस्टम ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें व्हील्स भी लगे रहते हैं। तो व्हील्स की बेसिकली ज़रूरत क्या होती है कि जब वो लोअर स्पीड में होते हैं,
मतलब लैंडिंग लाइक रुकने वाले हैं या स्टार्टअप हो रहा है, तो बिफोर रीचिंग ए सर्टन स्पीड विच इज़ कॉल्ड टेक ऑफ स्पीड, जैसे कि फ्लाइट, तो वो एक सर्टन स्पीड पकड़ने के बाद उड़ता है, तब तक तो वो हिल पे ही रन करके भागते हुए जाता है। तो वैसे ये कि सर्टन स्पीड रीच होने से पहले वो सपोर्ट देना पड़ता है उनको एट सम प्लेटफॉर्म, और वो व्हील्स का लाइक हेल्प लेते हैं, तो व्हील्स उसमें लगे रहते हैं, कुछ सिस्टम ऐसे यूज़ होते हैं। तो बेसिकली अगर हम पूरे टेक्नोलॉजी को देख लें, ये दो ही तरह का टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। एक बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन EMS, और एक बोला जाता है कि इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन EDS। तो बेसिकली EMS एंड EDS ये दो तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसपे दुनिया भर में मैगलेव ऑपरेट करती है। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं ये EMS क्या है और EDS क्या क्या है। हाँ दोस्तों, अगर हम ये EMS के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन, तो बेसिकली ये क्या है कि जिस गाइडवे पे आपका मैगलेव चल रहा है, वो गाइडवे में मेटालिक पार्ट्स और रेल्स लगे रहते हैं, एंड आपकी जो ट्रेन है उसमें मैग्नेट्स लगे रहते हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। तो मान लीजिए आपका जो गाइडवे है वो एक टी जैसा स्ट्रक्चर है, करेक्ट, एक टी है वो, और इसके ऊपर ट्रेन बैठा है जो मैगलेव है। तो उस ट्रेन में दो यू है, हाउ यू कैन से द सी सेफ और यू सेफ गाइडर्स रहते हैं, जो कि उसके नीचे टी में जाके फंसे रहते हैं। और उस गाइडर्स के अंदर जो टी में फंसे हुए हैं, तो उसके अंदर मैग्नेट्स रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो बेसिकली ये मैग्नेट्स करते क्या हैं, जब ये ट्रेन को लेविटेट करना है, तो जो मेटालिक पार्ट और रेल्स जो गाइड वे में लगे हुए हैं, तो ये जो मैग्नेट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दैट। जब ये गाइडर वाला अट्रैक्ट होता है, तो उसके साथ गाइडर के साथ जो ऊपर ट्रेन लगा हुआ है वो भी ऊपर उठ जाता है, लेविटेट होता है। तो ये टोटल प्रिंसिपल से ट्रेन ऊपर उठ जाता है, एंड वो जो गाइड वे है जिसका ट्रैक नॉर्मली है उससे ऊपर उठ जाता है, मतलब लेविटेट हो जाती है। इस वाले प्रिंसिपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन जिसे बोलते हैं। तो ऐसे होके वो लेविटेट हो गई, और उस लाइक जो मैग्नेट्स दोनों लगे हुए हैं एंड उसमें जो लीनियर इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, वही बहुत जगह पे दोनों तरह का काम कर लेता है। लाइक वही खुद उस सिस्टम लेविटेट भी कर लेता है, एंड वही खुद उसको आगे प्रोपेल भी कराती है, मतलब एक लीनियर फोर्स भी उसमें प्रोवाइड कराता है। तो ये टोटल जो सिस्टम लगे हुए हैं उसके गाइडर में, जो ट्रेन में लगा हुआ है मैगलेव में, और जो ट्रैक में है रेल, वो कुल मिला के ये सारा एक वो स्टेटर एंड रोटर एक मोटर का पार्ट जैसा ही बिहेव करते हैं, और एक लीनियर मोटर जैसा बिहेव करते हैं, और वो आगे चलती है जब आप उसको पावर फीड करते हैं एंड वो काम करती है वैसे। तो अगर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब इस सिस्टम का स्पीड अच्छा है, यू कैन अचीव ए गुड अमाउंट ऑफ स्पीड। लेकिन उसमें एक चीज़ क्या है कि उसकी जो लेविटेट होने के बाद जो प्रॉपर क्लियरेंस है, मान लीजिए आपको इतना ऊपर रखना है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, परफेक्टली उतना ही ऊपर रखना है ट्रेन को, और हर समय में रखना है, डायनामिक कंडीशन में भी रखना है, जब वो स्टार्टिंग हो रहा है तभी भी, लाइक एक सर्टन स्पीड रीच होने के बाद भी रखना है, एंड हर वेरिंग स्पीड में, कर्वेचर में रखना है, ग्रेडियंट में रखना है, हर जगह पे उतना ही क्लियरेंस रखना है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रेन। अगर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती तो ट्रेन में बहुत सारे वाइब्रेशंस पैदा होना चालू हो जाते हैं, एंड बहुत सारी डिफिकल्टी चालू हो जाती है। तो ये जो क्लियरेंस को मेंटेन करने हैं, इसके लिए इस सिस्टम में क्या है कि बहुत ही एक एक्टिव फीडबैक सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि एक फीडबैक लूप बनाता है, एंड हर टाइम पे वो क्लियरेंस को जज करता है थ्रू एनी ऑप्टिकल सेंसर्स और मैग्नेटिक सेंसर्स कि कितना गाइड वे से उसका क्लियरेंस है, एंड उस एक कंट्रोलर के थ्रू वो प्रोसेस होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर्स हैं, तो उसके थ्रू प्रोसेस होकर वो हर टाइम पे फीडबैक देता रहता है कि आपको मैग्नेट्स को कितने करंट जाने चाहिए, कितना अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, एंड स्पीड भी उसी हिसाब से भी गवर्न हो जाती है कि कुछ अगर दिक्कत है, इश्यूज़ है, तो पहले स्टेबलाइज करें फिर स्पीड को बढ़ाएं, नहीं तो स्पीड भी इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप चाहें उस टाइम पे। तो ये जो फीडबैक सिस्टम है, इट शुड बी वेरी एक्टिव, एंड इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ मैगलेव, लाइक ट्रेन इज रनिंग, द क्वालिटी ऑफ रन जो उस मैगलेव की है, वो इस फीडबैक सिस्टम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। अगर ये फेल हो जाए तो उसमें फिर वही इंस्टेबिलिटी वाला इशू चालू हो जाएगा, वाइब्रेशंस एंड अदर इश्यूज चालू हो जाएगा, एंड सिस्टम विल नॉट बी फुली दैट मच ऑफ कंफर्टेबल वे। तो ये है EMS सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि EDS जो सिस्टम है, इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन,
उसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन है EDS, इसमें जो गाइड वे है और जो ट्रेन है दोनों में मैग्नेट्स लगे रहते हैं, जो कि मतलब पहले तो क्या था कि एक अट्रैक्ट करके उसको लेविटेट करता था, फिर वो प्रोपेल होता था वो ट्रेन। लेकिन इसमें क्या है कि गाइड वे में भी मैग्नेट्स हैं, में भी परमानेंट मैग्नेट्स, और आपकी जो ट्रेन है मैगलेव है उसमें भी ऑनबोर्ड मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये बोथ प्रिंसिपल पे काम कर सकती है, लाइक रिपल्सिव भी हो सकती है एंड अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों प्रिंसिपल से काम कर सकता है। कोई कोई तो सिर्फ रिपल्सन यूज़ करते हैं और कोई कोई बोथ यूज़ करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये होता क्या है, मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट से इंस्टॉल्ड है साइड में, तो आपकी पोलैरिटी अगर आप ऐसे रखें कि यू नो दैट द सेम पोल रिपेल एंड द ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इन अ मैग्नेट, जैसे साउथ को साउथ के पास रखे हैं, नॉर्थ को नॉर्थ के पास रखे हैं, तो दे विल रिपेल ईच अदर। एंड अगर आप साउथ को नॉर्थ के पास रख देंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। मान लीजिए मैं एक सर्टन मैग्नेट को इधर रखता हूँ और उससे ये मान लीजिए नॉर्थ है, और इसके आगे जो है वो साउथ को रखता हूँ, इसके पीछे जो है उसको नॉर्थ को रखता हूँ, मतलब ये नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ टू साउथ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ऑटोमेटिकली आगे गाइडेड हो जाएगी। अगर सेम लाइन पे रख दूं तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी आगे। अगर आप 3 मैग्नेट लेके ऑटोमेटिकली आप ये चेक कर सकते हैं। ये पोलैरिटी का ही खेल है पूरा, कि मैं पोलैरिटी के साथ कैसे प्ले कर रहा हूँ, इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर मैं इस लूप को कंसिस्टेंटली करूँ, मतलब मेरी जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, जो मोटर का पार्ट है लीनियर इंडक्शन मोटर, वो अगर कंटिन्यूसली अपने पोल्स बदलते रहे नॉर्थ साउथ एंड ट्रेन भी उसी हिसाब से, ये कैसे हो सकता है, मैं करंट की डायरेक्शंस चेंज करके, करंट की फेज चेंज करके, लाइक ये मैं अचीव कर सकता हूँ कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का पोल चेंज करना ईजी है। लाइक अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इवन यू कैन कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म ऑल्सो, बिकॉज वो भी करंट का अमाउंट से प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, तो उसको अगर मैं यूज़ करके मेरी पोलैरिटी के साथ प्ले करूँ और मेरी स्ट्रेंथ के साथ प्ले करूँ, तो obviously the like it will move forward the train, like the vehicle will go forward, and ये डिपेंड करेगी आप कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, कितना करंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, एंड पोलैरिटी कैसे है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके ये इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन जो है EDS वो काम करती है। एंड ये कहीं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स एंड आरे और परमानेंट मैग्नेट्स भी यूज करते हैं गाइड वे में, तो क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि उसमें पावर कंजप्शंस नहीं होती। और जो ट्रेन में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी यूज़ होते हैं, जो कि लाइक इवन गाइड वे में भी हो सकते हैं, जो वायर्स एंड अदर मेटल पार्ट्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। नॉर्मली ये जो सिस्टम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन EMS, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, डायनामिकली स्टेबल है, एंड इसीलिए लाइक उससे ज़्यादा कंफर्ट राइड इसमें आपको मिलेगी। एंड उसमें जो एक्टिव फीडबैक लूप की जो ज़रूरत थी वो इसमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि ये सेल्फ स्टेबल हो जाती है। लेकिन उसमें और एक इशू भी आती है कि ये जो मैगलेव है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये उसमें बहुत टाइम पे मैग्नेटिक ड्रैग की फेनोमेना क्रिएट हो सकती है, जो कि इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट फॉरवर्ड, वो कुछ ड्रैग फोर्स ऐसे रहेंगे जो उसको बैकवर्ड में भी लाइक रेस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे, इसे रेजिस्टिव फोर्स। तो वो वन ऑफ इट्स लाइक डिसएडवांटेज है। एंड स्पीड उसकी थोड़ा बहुत लिमिटेड है इस सिस्टम के साथ, EDS सिस्टम के साथ। एंड और एक सबसे बड़ी उसमें जो लिमिटेशंस आती है, जो उसकी ड्रॉबैक है, वो क्या है कि ये बहुत सारे मैग्नेट उसमें इंस्टॉल्ड हैं, गाइडवे में भी और आपके ऑनबोर्ड में भी, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो अगर आप मैग्नेटिक शील्डिंग यूज़ नहीं करेंगे तो अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं कि वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती है जो ट्रेन में इंस्टॉल्ड हैं, या फिर जो लोगों के पास है, लैपटॉप हो गया, आपकी स्मार्ट कार्ड हो गई, ATM कार्ड हो गई, आपकी मोबाइल फ़ोन हो गया, इवन पेस मेकर हो गई जो हार्ट के डिजीज लाइक मरीज यूज़ करते हैं, तो इन सबको वो अफेक्ट कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन सब चीज़ की ध्यान रखनी पड़ती है कि प्रॉपर मैकेनिकल जो मैग्नेटिक शील्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट ना करे। करेक्ट। तो आई होप वो EMS एंड EDS के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया और समझ आ ही गया होगा। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं कि ये जो मैगलेव सिस्टम्स हैं उसकी एनर्जी कंजप्शन रेट क्या क्या है, मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाई स्पीड रेलवेज और ट्रेन्स,
ये क्या एनर्जी कंजप्शंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी मोस्टली एनर्जी कंजप्शंस को लाइक ये करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि ये कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, कॉन्टैक्टलेस है, उसमें फ्रिक्शंस है नहीं जो कि हमारे नॉर्मल रेलवेज में है, तो फिर उसमें कम एनर्जी लगने चाहिए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मेजरली ये जो एनर्जी कंजप्शन करता है वो दो ही पार्ट के लिए है। एक तो उसकी जो एयर की ड्रैग है, क्योंकि एक ट्रेन अगर प्रोपेल कर रही है तो ऑब्वियसली एयर की रेजिस्टेंस उसको फील होने वाली है, तो उस रेजिस्टेंस को वो ओवरकम करने के बाद ही वो ट्रेन आगे बढ़ पाएगी। तो ये जो प्रोपल्सन एयर की जो ड्रैग है उसको जो रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको ही मिटिगेट करके आगे प्रोपेल करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है। एंड बाकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत सारे कंजप्शन होते हैं वो ऑक्सिलरीज के लिए, जैसे कि मान लो आपकी एयर कंडीशनिंग लगी हुई है, लाइट्स चल रहे हैं, आपके बाकी सिस्टम्स ऑफ द ट्रेन चल रहे हैं, एंड सेंसर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं जो ट्रेन के अंदर है, तो उसके लिए भी एक पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये जो एयर ड्रैग है, ये अगर इसके लिए जो एनर्जी कंजप्शन हो रही है मैं अगर देखूं तो इसके लिए जो पावर पर लाइक वेलोसिटी के हिसाब से जो कंजप्शन होती है, मतलब एयर ड्रैग के लिए, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। मान लीजिए आप सटन स्पीड इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, उस वेलोसिटी का क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल है जो पावर कंजप्शन हो रहा है टू मिटिगेट द एयर ड्रैग। वैसे ही अगर मैं पर लाइक यूनिट डिस्टेंस, अगर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से मैं अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूँ, जैसे 300 kmph टू 400 kmph बढ़ाना चाहता हूँ वेलोसिटी को, तो ये जो पर यूनिट जो हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी कंजप्शन का रेट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। मैं अगर 2 kmph बढ़ाऊँ तो 4 गुना के हिसाब से, मतलब स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है प्रीवियस से। तो जैसे ही आप हाई स्पीड उसके लिए कुछ लाइक चाहेंगे डिज़ाइन करना, तो ऑब्वियसली एनर्जी कंजप्शन विल बी high. And in normal low speed also few systems are there in which the energy consumptions are little high, because उसमें starting है, initial phase है, you have to develop that inertia। हाँ दोस्तों, अभी तक तो मैगलेब की टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया हो ही गया होगा इतने सारे डिस्कशन के बाद। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो टोटल मैगलेव है, मैग्नेटिक लेविटेशन की जो सिस्टम है, उसकी प्रोज एंड कॉन्स वगैरह क्या है, मतलब क्या क्या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं इस सिस्टम की। तो पहले अगर एडवांटेजेस को आ जाते हैं तो उसका सबसे बड़ी जो मेजर एडवांटेज है वो उसकी हाई स्पीड। तो उसकी हाई स्पीड है, इवन मोर देन दिस हाई स्पीड रेलवेज, कन्वेंशनल रेलवेज रनिंग ऑन ओएचई सिस्टम, तो उसकी वजह से उसमें टाइम सेविंग काफ़ी होती है। और दूसरा जो मेजर चीज़ है कि उसमें जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, जैसे कि रेन हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, उसको ज़्यादा, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि ये ओएचएल सिस्टम तो होता नहीं है, तो इसमें ये सिस्टम ही टोटली डिफरेंट है, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। इट इज़ लाइक लेस अफेक्टेड बाय दैट। एंड थर्ड थिंग जो और एक वाइटल थिंग है कि वो जो एडवांटेज है वो उसकी है कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, ये कॉन्टैक्टलेस है। तो कॉन्टैक्टलेस के होने की वजह से दो फायदे मिलते हैं। एक तो वो नॉइज़ नहीं पैदा करती ज़्यादा, दूसरी जो चीज़ है कि मेंटेनेंस वाला एस्पेक्ट, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है। तो नेक्स्ट चीज़ को अगर आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कि ये जो सिस्टम पूरा है वो फुल्ली ऑटोमेशन पे चलती है, कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेशन में। तो ये फुल्ली ड्राइवरलेस ऑपरेशन करती है ट्रेन, उसमें कोई ड्राइवर एंड लोको पायलट की जरूरत नहीं होती, पूरी मतलब फुली ऑटोमेशन सिस्टम पे ये काम करती है। एंड फोर्थ थिंग अगर देख ले तो ये इको फ्रेंडली है, फ्यूल्स यूज़ नहीं होते, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी उसमें नहीं है। एंड देखा जाए तो ये सिस्टम जो है वो मोस्टली सेफ ही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर कहीं गिने चुने जितने सिस्टम लाइक एस्टेब्लिश्ड हैं तो काफ़ी सेफ ही है सिस्टम। और जो लास्ट पॉइंट है, अगर हम एनर्जी कंजप्शन के बारे में जो अभी बात की है, तो वो तो आपने देख लिया कि काफ़ी हाई स्पीड जाने के टाइम पे और कभी लो स्पीड में उसमें एनर्जी कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आइडियल स्पीड चूज़ की जाए उस सिस्टम के लिए तो उसमें ये एनर्जी एफिशिएंट प्रूफ हो सकता है। और ये इवन बहुत सारे सिस्टम जो रनिंग में है आइडियल स्पीड के अंडर ये एनर्जी एफिशिएंट्स हैं। तो ये तो रही उसकी प्रोज की बात, एडवांटेजेस की बात। सेम टाइम पे हर सिस्टम की कहीं ना कहीं एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली इसका भी होगा। देखते हैं उसके क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट जो वाइटल डिसएडवांटेज उसकी आती है वो उसकी कॉस्टिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये टोटली एक नया सिस्टम है। ये कोई एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक पे, एग्जिस्टिंग सिस्टम पे आप इसको नहीं चला सकते। ये कम्प्लीटली न्यूली डेवलप्ड सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा विथ ऑल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड एवरीथिंग, मैकेनिकल ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये ह्यूज कॉस्ट एक्सपेंडिचर है, तो मतलब इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई रहती है उसमें।
एंड सेकेंड थिंग ये है कि पूरी वर्ल्ड में इतने वाइडली ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो गिने चुने सिस्टम्स पूरे वर्ल्ड में उसके इंस्टॉल्ड हैं। आपने देख चुका होगा 2 ही 3 कंट्री में उसकी सिस्टम्स अभी रनिंग में है प्रेजेंटली, तो इतने वेल ट्राइड नहीं है। तो एंड थर्ड थिंग अगर देख ले कि ये जो एनर्जी कंजप्शंस की जो मैंने बात किया, वो अगर मैं बहुत ही हाई स्पीड लाइक पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, तो उसमें ही एनर्जी कंजप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड जब आप एक नया फ्यूचरिस्टिक सिस्टम डिज़ाइन करें, तो एंड इतने हाई स्पीड में वो एनर्जी मल्टीपल टाइम्स में बढ़ जाए, तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। एंड जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वो है उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि इसको अगर प्रॉपर्ली मैग्नेटिक शील्डिंग ना किया जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेके आपकी पेसमेकर एंड बहुत सारी चीज़ों में ये दिक्कत कर सकती है। एंड अगर हम इसको और एक पॉइंट व्यू से देख ले कि इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये फ्रेट कैपेबल नहीं है, हेवी फ्रेट के लिए ये सिस्टम्स इतनी कैपेबल नहीं है। मोस्टली इट इज़ फॉर पैसेंजर व्हीकल्स लाइक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये उसकी मेनली डिसएडवांटेजेस हो गए। तो पूरी सिस्टम, उसकी टेक्नोलॉजी, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ जानने के बाद हम इस पे जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कि इसका कोई ना कोई तो लाइक रीज़न होगा कि ये टेक्नोलॉजी आगे जाके कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक वे में स्टडी हो रही होगी, या आगे कोई ना कोई उसका फ्यूचर रिलेवेंस होगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान डाल देते हैं कि मैं अगर देखूं कि उसके जो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो दुनिया भर के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो उससे क्या चाहते हैं, लाइक इसको कहाँ कहाँ लेके जाना चाहते हैं। पहला पॉइंट तो ये जो उसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है मैगलेव की, या फिर जो न्यू सिस्टम्स है इंस्टॉल करने वाले हैं, इन सब की वो पोटेंशियल स्पीड को बहुत इंक्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि जापान उसमें लगा हुआ है, चाइना अपनी न्यू लाइंस खोलने में लगा हुआ है, एंड वो उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग स्पीड कैसे बहुत बढ़ाया जा सकता है, या 360 400 एंड एबव ऐसे स्पीड को, ऑपरेटिंग स्पीड को लेके जाना चाहते हैं, एंड मच मोर देन दैट ऑल्सो इन ए फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट। एंड सेकेंड थिंग इस प्रिंसिपल की जो बहुत वाइटल पॉइंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप जानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट और एक आइडिया को भी जेनरेट किया है, जो कि आप जानते हैं कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है, तो ये मेनली वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन फ्रॉम दैट ओनली है। वो जो लीनियर इंडक्शन मोटर्स हैं एंड जिस प्रिंसिपल पे ये मैगलेव चलती है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, इवन सेम तरह का प्रिंसिपल विथ दिस लीनियर इंडक्शन मोटर्स वो यूज होता है हाइपरलूप में। मेनली क्या है कि हाइपरलूप में एक कैप्सूल होता है जो कि एक लाइक लो प्रेशराइज्ड एयर या फिर एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर उसको लाइक चलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाए एंड कम पावर लेते हुए भी वो काफ़ी हाई स्पीड में चल पाए। तो ये उस हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी है, इसी प्रिंसिपल को ही बेस करके चलता है। अब अगर इसको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे आप, थोड़ा सा अगर देखेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हाइपरलूप वाली, उससे मिलता जुलता, मतलब इसका थोड़ा प्री मैच्योर वर्जन अगर आप देखेंगे तो जो स्विस मेट्रो करके एक है, कि स्विट्ज़रलैंड का जो नेशनल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, तो ये 1970s में ये स्विस मेट्रो का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है वो हो चुका था कि हम, और तब उसका नाम दिया गया था उसको वैक ट्रेन, वैक्यूम maglev train in a vacuum kind of environment, that is in a pressurized low pressurized tunnel, उसके अंदर एक maglev train चलाने के लिए। तो ये 1970s में कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था एंड देन जनवरी 1992 में स्विस मेट्रो की फॉर्मल लाइक पब्लिक लिमिटेड फॉर्मेशन हो गई थी कंपनी की। बट ये कंपनी उसके बाद बहुत देर तक काम भी किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर एंड कुछ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट भी किए थे कि हम लाइक स्विट्ज़रलैंड में चलाना चाहते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि 500 kmph तक उसकी स्पीड को वो उस टाइम पे लेके जाना चाहते थे इवन इन 1992। तो वो कॉन्सेप्ट तो सबमिट हुआ था, बट उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाई। एंड लेटर इन 2019 नवंबर 2009 उसमें क्या हुआ कि वो फिर लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से कंपनी बंद हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं रह गया, बट वो कॉन्सेप्ट फिर वापस इन 21st सेंचुरी में वापस फिर हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट से लाइक डेवलप हो गया है। जो प्रीमैच्योर वर्जन था वो भी काफ़ी एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक वर्जन में आया है एज हाइपरलूप। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वो टेक्नोलॉजी को आगे कहाँ लेके जाते हैं एंड आगे क्या क्या उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। चलिए आज के लिए इधर ही रुकते हैं। चलिए,
Thank you for watching and do subscribe and don't forget to press the bell icon.